हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। हमने पहले वाला जो चैप्टर किया था वो हमने टोटल इनकम को कंप्यूट कैसे किया जाता है वो किया था। आज हम करेंगे कि किस तरह से इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी को निकाला जाता है, कंप्यूट किया जाता है। कंप्यूट ऑफ टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले जितने हमने टोटल इनकम में 10 पॉइंट्स करे थे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सेम टू सेम वही पॉइंट्स आपने लिखने हैं। मैंने यहाँ सिर्फ पॉइंट्स के फ़िलहाल 10 के जो पॉइंट्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन उन्हीं में से देखनी है जो नोट्स मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के टाइम पर प्रोवाइड किए थे, वही नोट्स यहाँ पर भी काम आएंगे। सो फर्स्ट 10 पॉइंट्स वही होंगे, बाकी के आगे के जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दे रखी है और इन नोट्स भी दे रखे हैं। ठीक है। सो पहला जो पॉइंट था वो हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, क्लासीफाई करते हैं इनकम को वेरियस हेड्स के अंदर। थर्ड पॉइंट है जो भी हमारी एग्जम्प्टेड इनकम्स होती हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम अंडर ईच हेड। हर एक हेड की नेट इनकम को कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, जो भी इनकम है अगर किसी दूसरे पर्सन की इनकम को ट्रांसफ़र किया है बिना किसी भी पोजेशन वगैरह के, तो उस टाइम पर उन इनकम को क्लब्ड कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोविजन आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। फिर डिडक्शन जो भी हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से दे देंगे तो टोटल इनकम निकल कर आएगी। जो भी टोटल इनकम निकल कर आएगी उसको हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ये 10 पॉइंट सेम टू सेम वही हैं जो मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी के टाइम पर कराए थे। अब जो न्यू पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, जब हम कंप्यूटेशन करते हैं टैक्स लायबिलिटी की तब उस टाइम पर हम पहले टोटल इनकम निकालते हैं। ये सारी टोटल इनकम निकालने के स्टेप्स हो गए। उसके बाद हमने टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है तो टैक्स रेट्स को देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। टोटल इनकम पर जो टोटल इनकम ये निकल कर आई है इसके ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा उसको चेक किया जाता है। यहाँ पर हम किस तरह से रेट्स को देखते हैं, जो भी इंडिविजुअल का स्टेटस होता है उसको ध्यान में रखते हैं और साथ में एज ऑफ इंडिविजुअल को ध्यान में रखा जाता है क्यों, और ये देखा जाता है कि बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या है। हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा था एक सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और अदर इंडिविजुअल्स, इनके केस में किस तरह से स्लैब रेट्स होते हैं। वही स्लैब रेट्स की बात यहाँ पर की गई है कि वही जैसे अदर इंडिविजुअल्स के केस में जिनकी एज 60 साल से कम होती है उनके केस में क्या होता है 2,50,000 की उनको एग्जम्पशन मिल जाती है। पहले 2,50,000 पर टैक्स निल होता है, तो इस केस में जो स्लैब रेट्स चलते हैं उन स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स को कंप्यूट करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर हमारा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स रेट कंप्यूट हो गया है तो उसमें हमें रिबेट देना है अंडर सेक्शन 87A। अगर इनकम इंडिविजुअल की जो इनकम होती है अगर वो 5 लाख तक है तो रिबेट दे देते हैं। अगर वो 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट अवेलेबल नहीं होता और ये रिबेट उन्हीं पर्सन या उन्हीं इंडिविजुअल्स को अवेलेबल होता है जो कि रेजिडेंट है इंडिया में। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिबेट का वो होता है कि क्राइटेरिया क्या होता है रिबेट देने का, तो क्राइटेरिया ये होता है कि 12,500 या फिर जितना टैक्स पे किया जा रहा है जो भी कम अमाउंट होगा उस अमाउंट तक की रिबेट अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद है लेवी ऑफ सरचार्ज। अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो वो लायबल होता है सरचार्ज को पे करने के लिए। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि टैक्स के ऊपर ही लगता है। ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सारा देने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर एक इंडिविजुअल जो है वो लायबल होता है उसको पे करने के लिए और इसका एक स्पेसिफाइड रेट होता है जो कि होता है 4%। फिर यहाँ पर लास्ट क्रेडिट फॉर इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स एंड TDS। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो निकल कर आ जाती है तो उस टैक्स लायबिलिटी में से हम डिडक्ट कर देते हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने एडवांस टैक्स पे किया है तो उसको डिडक्ट करेंगे और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को डिडक्ट किया जाता है। जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है वो आपका नेट टैक्स पेबल होता है जो कि असेसी को पे करना होता है। लेकिन अगर इन एडवांस टैक्स पे जो किया गया है उसका अमाउंट और TDS का अमाउंट ज़्यादा है, जितना टोटल टैक्स ड्यू है
देन जो भी एक्सेस पेड हुआ है वो रिफंड हो जाएगा असेसी को जब वो अपनी फाइल को, अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको फाइल कराएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर किस तरह से टैक्स को कंप्यूट किया जाता है, तो दो मेथड्स हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है या अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम नहीं दे रखी। अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम एसएससी की गिवन नहीं है तो उस केस में जो टोटल इनकम है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पेशल रेट्स इनकम, दूसरा होता है अदर नॉर्मल रेट्स इनकम। ठीक है, टैक्स एट स्पेशल रेट्स, जो स्पेशल रेट का जो टैक्स लगाया जाता है उस केस में क्या होता है, जो हमारा STCG होता है अंडर सेक्शन 111A, तो उस पर कितना परसेंट लगता है, 15% का। और जो LTCG होता है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो उसमें 20% लगता है। ठीक है, जो भी वहाँ पे इनकम दे रखी होगी उसका LTCG पर 20% लगा दोगे, STCG पर कितना लगा दोगे, 15%, और कैजुअल इनकम पर लगा दोगे 30%। ठीक है, उसके बाद जो भी बैलेंस इनकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। स्लैब रेट को यूज़ करना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बैलेंस इनकम कौन सी बचेगी, बैलेंस इनकम कौन सी वाली बचेगी, अगर मान लो हमारा 1 लाख रुपए कैजुअल इनकम है, ठीक है, स्पेशल रेट वाली इनकम है, और हमारी टोटल इनकम मान लो 10 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, अब कैजुअल इनकम पर कितना परसेंट बोला इन्होंने, 30%। तो पहले हम टैक्स रेट किससे लगाएंगे, स्पेशल रेट से, स्पेशल रेट। तो 1 लाख पर कितना परसेंट लग जाएगा, 30%, तो कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल टैक्स हो गया। बाकी 10 लाख रुपए था और हमारा स्पेशल रेट वाली इनकम कितनी है, 1 लाख। तो स्पेशल रेट वाली इनकम को माइनस कर देंगे क्योंकि इस पर हम टैक्स ऑलरेडी स्पेशल रेट के अंदर लगा चुके हैं। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इस 9 लाख रुपीज़ ये क्या है, हमारी बैलेंस इनकम है। इस बैलेंस इनकम के ऊपर अब टैक्स लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जैसे भी एज या स्टेटस जो है इंडिविजुअल का दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अब इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। फिर ये जो स्पेशल रेट वाले टैक्स निकल कर आए और जो बैलेंस इनकम वाले टैक्स निकल कर आए, उन दोनों टैक्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाती है। इसमें हमने पहले इसको टोटल करा, फिर उसके बाद अगर ये जो हमारी इनकम थी 10 लाख थी तो अब इसको रिबेट तो अवेलेबल होगा नहीं, ना ही इस पर सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर यही इनकम 3 लाख रुपए होती तो इसको रिबेट भी अवेलेबल हो जाता। ठीक है, और सरचार्ज जो है वो वैसे भी नहीं लगता क्योंकि उसकी इनकम जो है 3 लाख रुपए, रिबेट अवेलेबल हो रहा है तो इसका मतलब सरचार्ज तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज इनकम 5 लाख से कम है। और सरचार्ज के केस में क्या होता है कि इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, तभी सरचार्ज लगेगा। फिर उसके बाद हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है 4% का, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। उसमें से हमने जो भी TDS है वो माइनस करना है और एडवांस टैक्स जो भी पे किया गया है उसको माइनस करना है। अगर हमारा आंसर इनको माइनस करने के बाद प्लस में आता है यानी पॉजिटिव आता है तो उस केस में वो नेट टैक्स लायबिलिटी होगा। लेकिन अगर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो उसको हम रिफंडेबल मान लेंगे, यानी ये पैसा जो है रिफंड होगा। इन्होंने क्या किया है, एक्सेस पे कर दिया। ठीक है, अब अगर असेसी के पास एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में सबसे पहले हम अपनी एग्रीगेट इनकम को कैलकुलेट करेंगे। एग्रीगेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, जितनी टोटल इनकम है प्लस एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट इनकम आ जाएगी। तो ये जो एग्रीगेट इनकम है इसके ऊपर भी हम अलग अलग रेट से टैक्स लगाएंगे। स्पेशल रेट से भी लगेगा और नॉर्मल रेट से लगेगा। स्पेशल रेट इनकम वाले टैक्स जो है वो हम लगा देंगे जो हमने STCG LTCG पढ़ा है, या कैजुअल इनकम पर जैसे 30% लगता है, तो वही 3 बातें यहाँ पर आएंगी। उसके बाद टैक्स लगेगा बैलेंस इनकम पर स्लैब रेट यूज़ किया जाएगा। और जब वहाँ पर भी हम टैक्स निकाल लेंगे स्लैब रेट का, तो उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है उसको लेस कर देंगे, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, उसको हम एग्जम्प्ट मानते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारी एग्रीकल्चर का टैक्स है उसको कंप्यूट करेंगे और उसको माइनस कर देंगे। कंप्यूट कैसे करेंगे, मान लो कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 80,000 रुपये है। ठीक है, अब मिनिमम टैक्सेबल लिमिट क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो 60 ईयर से कम एज का है, तो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो गई, 2,50,000 की। उस पर उसको एग्जम्पशन मिल जाता है।
तो 2,50,000 मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है, प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, यहाँ पर हमने मान लो 80,000 रुपये ऐड करी थी, तो वही 80,000 रुपये लिख दोगे। अब मिनिमम टैक्सेबल लिमिट 2,50,000 पर पहले केस में टैक्स क्या होता है, नील होता है, तो उस पर तो ज़ीरो टैक्स हो गया। बाकी 80% पर टैक्स निकालोगे, कितने परसेंट से निकालोगे, 5% से। हम आगे बढ़ते रहेंगे ना। अब देखो हमारे पास मान लो अदर इंडिविजुअल वाला केस है, ठीक है, अदर इंडिविजुअल्स जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, सबसे पहले 2,50,000 पर तो टैक्स नील आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर कितने परसेंट से लगता है, 5% से। फिर नेक्स्ट पर हमारा जो नेक्स्ट होता है वो 5 लाख का होता है, 5 लाख पर लगता है 20% से। उसके बाद बैलेंस इनकम जो होती है उसके ऊपर लगता है 30% से। अब मैंने क्या कहा कि हम मान लेते हैं हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी है 80,000 रुपीज़ की, और मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। तो टोटल हमारे पास इनकम कितनी हो गई, 2,50,000 प्लस 80,000 कितनी हो गई, 3,30,000 की, ठीक है। हमारे पे टैक्स किस पर लगेगा, टैक्स ऑन 3,30,000। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000 की, तो इस पर तो टैक्स नहीं लिया होगा, बाकी बचा वही 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये के कितने लगेगा, 5%, ठीक है। तो 5% लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकालना होगा। निकालने के बाद इसको हमने जो हमारी इनकम का जो स्लैब रेट से पहले हमने जो टैक्स निकाला है, मान लो हमारा पहले स्लैब रेट से टैक्स आया था 10,000 रुपये, तो इसमें से हमने एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स रेट कितना कर देना है, माइनस कर देना है। फिर हमारी बैलेंस इनकम या बैलेंस टैक्स जो है वो आ जाएगा। इसमें फिर हमने क्या करना है, ऐड करना है जो टैक्स हमने किससे लगाया है, स्पेशल रेट से। तो इसके बाद हमारे पास वो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। उस टोटल लाइबिलिटी में से क्या करना है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A को माइनस करना है और ऐड करना है सरचार्ज इफ़ एनी, ठीक है। अगर किसी भी तरह का सरचार्ज गिवन है तो वो माइनस कर देना है, सॉरी ऐड कर देना है, सरचार्ज को, रिबेट को माइनस करना है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, इसमें से TDS और एडवांस टैक्स पेड माइनस कर देना है। ऐड कर, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो नेट टैक्स लाइबिलिटी होगी, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो रिफंडेबल होगा। अब मैं बार बार स्पेशल रेट की बात कर रही थी, तो स्पेशल रेट्स में कुछ रेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट पड़ा था वो था 15% का, लेकिन अगर किसी तरह का अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में रेट आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो अंडर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग है, ये 112 है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, तो उस केस में जो टैक्स रेट होगा वो 10% होगा और इनकम इस टाइम पर एग्जम्प्ट कितनी होगी, 1 लाख की। ये जो भी स्पेशल रेट्स हैं ये याद रखने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि ये स्पेशल रेट से इन पर टैक्स लगेगा और स्पेशल रेट बताए नहीं हुए होंगे, तो आपने ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर, तो 10%, अगर वो कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सिंग है तो 10% लगेगा और विद इंडेक्सिंग है तो 20% लगेगा। मैक्सिमम यही होता है कि विद इंडेक्सिंग होता है तो 20% ही लगता है, ठीक है। और लॉटरीज या क्रॉसवर्ड पजल या किसी भी तरह की कैजुअल इनकम, उस पर 30% का टैक्स रेट लगता है। अगर किसी तरह की अनडिस्क्लोज या अनएक्सप्लेन्ड इनकम है तो उस पर जो टैक्स रेट है वो 60% प्लस 25% सरचार्ज लगेगा, यानी इनकम पर तो डबल लगेगा, साथ में सरचार्ज भी लग जाएगा 25% का। अगर इनकम किसी भी रॉयल्टी से रिसीव्ड हो रही है इंडिया में और वो पर्सन या वो असेसी या इंडिविजुअल रेजिडेंट है इंडिया का, तो टैक्स रेट जो है वो 10% से लगेगा। और इन टैक्स नेक्स्ट जो है हमारा, अगर कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस केस में जो भी टैक्स होगा वो टैक्स रेट 10% से लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्लैब रेट्स बता रखे हैं इंडिविजुअल के, HUF, AOP और BOI के। अगर सीनियर सिटीजन है, अगर उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, तो उस केस में हमारी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 3 लाख की, जो कि नील हो जाता है। फिर उसके बाद 2 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, नेक्स्ट बैलेंस पर 30%।
सीनियर सिटीजन में जिसकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है तो 5 लाख पर नील, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और नेक्स्ट बैलेंस 30%। इंडिविजुअल, अदर इंडिविजुअल के केस में जिनकी एज 60 ईयर से कम है तो 2,50,000 नील रहता है, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और नेक्स्ट बैलेंस 30%। और अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो अप टू 2.5 लाख पर 9%, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 लाख to 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख to 10 लाख 15%, 10 लाख to 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख to 15 लाख 25% और 15 लाख एंड अबव 30%। इसको याद करने का सबसे बढ़िया मेथड ये है, यहाँ पर 2,50,000 की जो डिफरेंस है वो आप लेकर चलेंगे और यहाँ पर 5 का टेबल लेते हुए चलेंगे और 5 का टेबल लेते हुए 30 तक लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ये AMT प्रोविज़न जो है ये एक मिनिमम टैक्स लिमिट होती है, यह मिनिमम टैक्स है जो कि पे करना होता है किसी भी असेसी को अगर वो इसके लिए लायबल है पे करने के लिए, इसके प्रोविजंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, AMT इज़ अ टैक्स लेविड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। जो एडजस्टेड टोटल इनकम होती है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। अब वो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। फिर रेट ऑफ AMT क्या होता है, हमेशा 18.5% का रहता है। AMT जो है पे किया जाता है किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा टू हुम AMT प्रोविज़न अप्लाई, जिसके ऊपर AMT के प्रोविज़न अप्लाई होंगे उसी के ऊपर ही ये जो है प्रोविज़न लगता है और इसका टैक्स वही पर्सन पे करेगा। AMT प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल होंगे तभी जब नॉर्मल टैक्स पेएबल इज़ लोअर देन AMT इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल टैक्स जो है वो कम है AMT से तो आपका जो है इसका प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। अब AMT किन किन पर एप्लीकेबल होता है तो इसकी भी कुछ एप्लीकेबिलिटी है। पहला है कि जितने भी नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स होते हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, टैक्स पेयर्स जिन्होंने डिडक्शंस इन सेक्शंस के अंदर क्लेम कर रखी हैं। 3 सेक्शन की बात की गई है, यहाँ पर 3 बातें हैं। तो अगर इन सेक्शंस के अंदर उन्होंने डिडक्शन क्लेम की हुई है तो उनके ऊपर AMT का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला अंडर चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग ऑफ C डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, अगर उन्होंने किसी भी तरह की कुछ इनकम्स के ऊपर डिडक्शन क्लेम की है सेक्शन H2 RRB के अंदर डिडक्शन क्लेम की है, जिसकी डिडक्शन किस चीज़ के लिए मिलती है, होटल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, एक्सपोर्ट बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, इन चीज़ों के लिए अगर मिलती है इनको डिडक्शंस तो उस केस में यहाँ पर AMT का प्रोविज़न उन पर्सन्स उन असेसिस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर एक डिडक्शन जो है ATP की, जो डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होती है तो उस पर्पस के लिए अगर डिडक्शन क्लेम की है किसी भी असेसी ने तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोविज़न है AMT का वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। किस केस में, अगर अंडर सेक्शन 80P के अंदर उन्होंने डिडक्शन क्लेम की है तो। ठीक है, अगर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर अगर उन्होंने क्लेम की है तो अगर उन्होंने किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है असेट के अंदर, यूजुअली क्वालिफाई फॉर डेप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर, यानी वो जो एसेट है वो क्वालिफाई है जिसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगता है और 100% की डिडक्शन वो है जो है क्लेम कर लेता है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की। लाइक जो भी स्पेसिफिक बिजनेस होते हैं उनके लिए 100% की डिडक्शन क्लेम हो जाती है। तो लाइक ऑपरेशन ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन एक्सेट्रा, अगर इनके लिए डिडक्शन क्लेम की गई है तो उस केस में AMT का प्रोविज़न उस असेसी या फिर हम कह सकते हैं उस इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। अगर डिडक्शन उन्होंने क्लेम की है 100% या फिर 50%, जो भी उनकी डिडक्शन किस लिए क्लेम हुई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड हैं तो उनको ये वाली डिडक्शन मिली हुई है अंडर सेक्शन 10AA, तो उस केस में भी AMT का जो प्रोविज़न है उन असेसीज और उन इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होगा।
अब यहाँ पर एग्जम्पशन क्या है कि EMT का प्रोविज़न कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे 2 बातें बोल रखी हैं कि उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उन इंडिविजुअल्स पर, उन HUF पर, उन AOP या BOI या किसी भी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर जिनकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है। अगर उसकी 20 लाख से ज़्यादा होगी तो AMT का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी, उन पर AMT का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इस एग्जम्पशन पर बेस जो भी मॉनेटरी यहाँ पे थ्रेशोल्ड बताया गया, यानी 20 लाख का जो अमाउंट बताया गया है एडजस्टेड टोटल इनकम का, ये प्रोविज़न LLPs, पार्टनरशिप फर्म्स और अदर नॉन कॉरपोरेट असेसीज, इन पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अब हम बार बार कर रहे हैं कि AMT का प्रोविज़न एडजस्टेड टोटल इनकम पर ही लगाया जाता है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? जो भी टोटल इनकम निकल कर आई होगी उसमें हमने ऐड करनी है जो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80H to 80 RRB दी गई है, उनको ऐड बैक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 80P वाली डिडक्शन को नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD की ली गई है या डिडक्शन 10AA की ली गई है तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, 80P वाली डिडक्शन को नहीं लेना, ऐड बैक नहीं करना। साथ ही साथ डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 80C की है टू 80GG, 80C से लेकर 80GG तक की जितनी भी डिडक्शन है उनको भी आपने ऐड बैक नहीं करना और 80U की डिडक्शन को भी ऐड बैक नहीं करना AMT प्रोविज़न की एडजस्टेड टोटल इनकम को निकालने के लिए। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यहाँ तक थ्योरी का जितना भी पार्ट था वो सारा कवर हो चुका है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।